आज से इस बात का एहसास हुआ कि वाकई में कोई ना कोई उसकी तरफ आ रहा था। अगले ही पल उसने देखा कि यह कदमों की आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी बहन इरा की थी। ध्रुव को देखते ही इरा ने फिक्र जाहिर करते हुए कहा, ध्रुव, मुझे माफ करना। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए तुम्हारे मना करने के बाद भी मैं यहां चली आई। ध्रुव ने अपनी नाराजगी को भुलाकर थोड़ी हैरानी के साथ पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस वक्त यहीं पर मिल सकता हूं? इरा ने कहा, मैं जानती हूं ध्रुव कि तुम अपनी मां से कितना प्यार करते हो, इसलिए मुझे विश्वास था कि तुम मुझे यहीं मिलोगे। ध्रुव को इरा की आंखों में खुद के लिए प्यार नजर आ रहा था। अगले ही पल इरा ने ध्रुव से कहा, ध्रुव, चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इरा का अपने लिए ये लगाव देखकर ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल ध्रुव को अपनी परेशानी याद आई और उसने इरा से थोड़ा सा हिचकिचाते हुए पूछा, इरा, क्या तुम्हारे पास कुछ सोने के सिक्के रखे हुए हैं? ध्रुव के मुंह से ये बात सुनकर इरा को हैरानी हुई, क्योंकि आज तक उसे कभी भी पैसों की जरूरत नहीं पड़ी थी, और पड़ती भी तो उसके पिता अरेंद्र हमेशा उसका ध्यान रखते थे। लेकिन आज अचानक ध्रुव को पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई, ये सवाल इरा के मन में चल रहा था। इरा ध्रुव से कुछ कहती उसके पहले ही ध्रुव ने कहा, मैं बाबा को परेशान नहीं करना चाहता। मेरी वजह से उन्हें पहले ही सबके सामने काफी शर्मिंदा होना पड़ा है। तब इरा ने ध्रुव को भरोसा दिलाते हुए कहा, क्या 1000 सोने के सिक्के काफी होंगे? ध्रुव ने बिना देर किए तुरंत जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये सिक्के तुम्हें जल्द ही लौटा दूं। शुक्रिया इरा, इस मदद के लिए। ध्रुव की इस बात पर इरा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है ध्रुव। इतना कहने के बाद इरा ने पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हें इतने सोने के सिक्कों की जरूरत क्यों पड़ी? क्या खरीदना चाहते हो तुम? क्या मैं भी तुम्हारे साथ बाजार घूमने चल सकती हूँ? ध्रुव इस बारे में इरा को ना ही साफ साफ मना कर सकता था और ना ही उसे ज्यादा कुछ बता सकता था, पर क्योंकि इरा उसकी मदद कर रही थी, इसलिए ध्रुव ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, कल हम बाजार में साथ खरीदारी करने चलेंगे। इतना कहने के बाद दोनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर वो दोनों शौर्य महल की ओर बढ़ने लगे, लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि कल बाजार में कोई मुसीबत उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अगली सुबह ध्रुव और इरा मैसेडोनिया शहर के बाजार में खरीदारी करने के लिए निकल गए। बाजार में कुछ ही देर घूमने के बाद ध्रुव को कुछ अजीब सा लगा। उसने गौर किया कि रोज के मुकाबले आज का बाजार कुछ अलग नजर आ रहा था। हालांकि उसे बाजार में शौर्य दल के सैनिक भी नजर आ रहे थे, लेकिन उसकी नजर कुछ ऐसे लोगों पर गई जो किसी भी तरह से व्यापारी नहीं लग रहे थे। उन्हें देखकर ध्रुव को समझ आ गया कि यकीनन ये लोग जासूसी कर रहे हैं। तभी ध्रुव और इरा के कानों में एक आवाज पड़ी, अरे ध्रुव और इरा, आप दोनों यहाँ? इतना सुनते ही उन दोनों के पैर वहीं पर रुक गए। जैसे ही उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो एक मुस्कुराता हुआ शख्स उनके सामने आकर खड़ा हो गया। ये शख्स कपड़ों से शौर्य दल का ही लग रहा था। ध्रुव उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। उस शख्स ने कहा, आप दोनों मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। मुझे आपके पिता ने बाजार की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। मेरा नाम सोरेन है। उस शख्स के बारे में इतना जानने के बाद ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने कहा, ओह, बाजार को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सब कुछ संभाल रखा है। सोरेन ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, आप बताएं, बाजार में आप क्या खरीदारी करने आए हैं? मैं आपकी थोड़ी मदद करवा देता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें किसी चीज की जरूरत होगी तो हम आपको याद कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी भी चीज के लिए मेरी जरूरत पड़े तो सिर्फ एक सीटी बजा दीजिएगा, मैं या मेरे सैनिक हाजिर हो जाएंगे। सोरेन की इतनी बात पर ध्रुव और इरा दोनों मुस्कुराते हुए खरीदारी के लिए आगे बढ़ गए। लेकिन कुछ देर बाद इरा को भी ऐसा लगा कि बाजार में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तभी ध्रुव की अंगूठी में से विदुर उससे बात करने लगा। विदुर की आवाज ध्रुव के अलावा कोई और नहीं सुन सकता था। विदुर ने ध्रुव को सचेत करते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो।
यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। फिलहाल तुम्हें एक बात का सबसे खास ध्यान रखना है, और वो ये है कि तुम जो भी सामान खरीदो वो किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। विदुर के इतना कहने के बाद ध्रुव ने जड़ी बूटियों का सारा सामान इरा के हाथों में थमाते हुए कहा, भले ही तुम मेरी बहन नहीं हो, और सच बताऊं तो मैं ये भी नहीं जानता कि तुम कहां से आई हो या फिर तुम्हारी हकीकत क्या है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। ध्रुव के इतना कहते ही इरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने प्यार से ध्रुव को गले लगा लिया। तभी विदुर ने ध्रुव की तारीफ करते हुए कहा, अरे वाह, तुम तो अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभा रहे हो। इस बीच अचानक ध्रुव की नजर फिर उन लोगों पर गई जो उसे थोड़े अजीब लग रहे थे। उसने इरा से कहा, इरा, तुम ये सामान लेकर यहाँ से निकलो। मैं थोड़ी देर में तुम्हें बाजार के बाहर मिलूंगा। तब तक मैं ये पता लगाकर आता हूँ कि ये लोग कौन हैं और किसकी जासूसी कर रहे हैं। इरा ध्रुव को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ध्रुव के दबाव बनाने पर इरा एक दूसरे रास्ते से बाजार से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ी। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव उन जासूसों की सच्चाई जानने के लिए दोबारा बाजार की तंग गलियों में जाने लगा। इरा अभी आगे बढ़ी ही थी कि कोई उसका रास्ता रोककर उसके सामने खड़ा हो गया। इरा ने जैसे ही अपनी नजरें उठाई तो देखा कि उसके सामने एक लंबा चौड़ा लड़का खड़े होकर मुस्कुरा रहा था। उसकी गर्दन पर कंकाल का एक टैटू बना हुआ था। वो कंकाल के टैटू वाला लड़का कुछ कहता उससे पहले ही इरा ने सीधे और सपाट लहजे में कहा, देखो मैकी, मैं जानती हूँ कि तुम आमिश दल के लीडर के बेटे हो, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सामने से हट जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। इरा की इस बात पर मैकी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है इरा, तुम करो ना अपना काम। जब तक तुम बाजार में अपना काम खत्म करोगी तब तक मुझे तुमसे बात करने का थोड़ा मौका भी मिल जाएगा। इरा ने अपने उसी तेवर को बरकरार रखते हुए कहा, मैकी, मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेहतर होगा कि तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। इरा के इस तरह के बर्ताव पर मैकी को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। फिर भी उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को बनाए रखा और अपनी जैकेट से एक ब्रेसलेट निकालकर इरा को दिखाते हुए कहा, यह खूबसूरत ब्रेसलेट देख रही हो इरा, मैंने ये तुम्हारे लिए लिया है। फिलहाल तुम इसे रख लो, हम किसी और दिन साथ बाजार घूम लेंगे। इरा मैकी को मना करने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर ब्रेसलेट में लगे हुए एक मेटल पर गई। ये मेटल ध्रुव की शक्ति बढ़ाने में काम आ सकता था। इस मेटल को देखकर इरा का मन बदलने लगा और उसने मन ही मन सोचा, मैं ये ब्रेसलेट रख लेती हूँ, इसमें लगे मेटल को निकालकर ध्रुव को दे दूंगी और इस ब्रेसलेट को फेंक दूंगी। मन ही मन ये सोचते हुए इरा ब्रेसलेट की तरफ देख रही थी, जिसे देखकर मैकी के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। इरा को किसी सोच में डूबा देखकर मैकी ने कहा, इरा, इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। शौर्य दल और आमिश दल दोनों ही मेसोडोरिया शहर के सबसे अच्छे दलों में से हैं। हम लोगों में इस तरह के तोहफे देना एक आम बात है। इरा का ध्यान मैकी की बातों पर नहीं बल्कि ब्रेसलेट में लगे मेटल पर था। उसने जैसे ही ब्रेसलेट को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, किसी ने उसका हाथ वहीं पर रोक दिया। इरा ने उस तरफ देखा तो वो ध्रुव था। ध्रुव ने इरा से नाराजगी के साथ कहा, क्या तुम्हें पता नहीं कि ये किस तरह का इंसान है? इरा से इतना कहने के बाद ध्रुव ने मैकी की तरफ देखा और कहा, मैकी, तुम इस ब्रेसलेट को अपने पास ही रखो, इरा को इसकी कोई जरूरत नहीं है। ध्रुव के बीच में आ जाने से मैकी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन इरा भी वहां पर मौजूद थी, इसलिए मैकी ने अपने चेहरे पर मुस्कान को बनाए रखा। उसने कहा, मैं तो इरा को तोहफे में सिर्फ ये ब्रेसलेट देना चाहता हूँ, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। ध्रुव मैकी को बहुत अच्छे से जानता था। उसकी वजह ये थी कि शौर्य दल और आमिश दल के आपस में रिश्ते ठीक नहीं थे। ध्रुव ने बेबाकी से उसे जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी लड़कियों के साथ किस तरह के रिश्ते होते हैं ये पूरा मेसोडोरिया शहर जानता है मैकी। तो बेहतर यही होगा कि तुम अपना ये घटिया तरीका किसी और लड़की पर आजमाओ। इतना कहने के बाद ध्रुव ने अपना एक कदम मैकी की ओर बढ़ाया और उसके ठीक सामने तन कर खड़े होते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारी सेहत के लिए यही बेहतर होगा कि तुम इरा से हमेशा दूर रहो, समझे? अब मैकी का सब्र टूट रहा था। उसे इस तरह से गुस्से में देखकर
आमिश दल के कुछ सैनिकों ने ध्रुव और इरा को चारों तरफ से घेर लिया। उनकी इस हरकत को देखने के बाद ध्रुव ने हंसते हुए मैकी की ओर देखा और पूरे भरोसे के साथ एक सीटी मारी। ध्रुव की सीटी की आवाज के साथ ही 15 से 20 शौर्य दल के सैनिकों ने वहां आकर आमिश दल के सैनिकों को घेर लिया। अब पूरे बाजार का ध्यान सिर्फ उन लोगों पर था। यह देखकर मैकी को समझ आ गया था कि वो अब पूरी तरह से घिर चुका है। इसलिए उसने कहा, मर्द हो तो अपने सैनिकों का सहारा छोड़कर खुद मेरा मुकाबला करने के लिए मैदान में आओ। ध्रुव ने उसकी इस बात का साफ साफ जवाब देते हुए कहा, तो तुम मुझसे यहाँ पर मुकाबला करना चाहते हो? और तुम्हारे हिसाब से अगर मैं मर्द हूं तो मैं तुमसे मुकाबला करूं? हाँ, अगर मर्द हो तो अकेले मेरा मुकाबला करो। मैकी की इस बात पर ध्रुव ने अपनी चतुराई दिखाते हुए कहा, ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो बताओ तुम्हारी उम्र क्या है? ध्रुव के इस सवाल का मैकी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब ध्रुव ने कहा, मैकी, तुम 23 साल के हो और मैं 15, यानी मैं तुमसे उम्र में काफी छोटा हूं। तो क्या तुम सच में मेरे साथ मुकाबला करना चाहते हो? ध्रुव के इतना कहते ही वहां मौजूद भीड़ का ध्यान उन दोनों पर चला गया। ध्रुव का इस तरह का बर्ताव देखकर मैकी को थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी ध्रुव ने वहां मौजूद भीड़ का ध्यान अपनी ओर खींचकर मैकी पर हंसते हुए कहा, देखो देखो, सभी देखो जरा, आमिश दल के लीडर का बेटा मैकी मुझसे एक बच्चे से लड़ना चाहता है और मैंने तो अभी तक यूथ सेरेमनी में भी हिस्सा नहीं लिया है। मुझ जैसे को हराकर आमिश दल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है। ध्रुव की इस बात पर बाजार की भीड़ ठहाकों के साथ मैकी पर हंसने लगी। अपने आप पर इतने लोगों को हंसता हुआ देखकर मैकी थोड़ा सा हड़बड़ा गया। अब उसे भी ये बात समझ आ गई थी कि ध्रुव अपनी कम उम्र का फायदा उठाकर सबके सामने उसका मजाक बना रहा था। तभी उसने ध्रुव के पास आते हुए कहा, इस बार तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू बच गया, लेकिन मैं बहुत जल्द तेरे लिए भी एक तोहफा लाऊंगा और वो तोहफा बहुत दर्दनाक होगा। इतना कहते हुए मैकी मुस्कुराकर अपने सैनिकों के साथ वहां से गुस्से में जाने लगा। वो आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसने तुरंत पलटकर ध्रुव की तरफ देखा और सवाल किया, अरे हाँ, मैं एक बात तो पूछना भूल ही गया। मैंने सुना है कि जयान परिवार ने तुम्हारे परिवार के साथ रिश्ता तोड़ दिया है। क्या ये बात सच है? ये कहते ही मैकी ध्रुव पर हंसने लगा और फिर दोबारा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, सच कहूं तो ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि तुम एक शून्य हो जिसकी जोड़ी शायद लारा के साथ कभी नहीं जमती। मैकी ने लारा की बात को बीच में लाकर एक बार फिर से ध्रुव के जख्मों को कुरेद दिया था। ध्रुव गुस्से में कुछ कर बैठता, इससे पहले ही अंगूठी में से विदुर ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और मैकी उस पर हंसते हुए वहां से चला गया। लेकिन अब ध्रुव की आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। तभी इरा ने उसे रोका और समझाते हुए कहा, जाने दो उसे ध्रुव, मैकी एक पागल कुत्ते की तरह है, उसे भौंकने की आदत है। इरा की बातों को मानकर ध्रुव ने अपने आप को संभाला और खुद से कहा, आमिश दल के लोगों का हमारे इस बाजार में घूमना सही नहीं है, इनके बारे में जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ध्रुव के गुस्से को शांत करने के लिए इरा ने कहा, क्या हमें कुछ और सामान भी खरीदना है या फिर हम घर चलें? नहीं, अभी हमें कुछ और सामान भी लेना है। ठीक है, तो चलो हम जल्दी यहाँ से चलते हैं। फिर थोड़ी ही देर में एक दुकान पर ध्रुव को एक चमकदार काला पत्थर दिखा, जिसे देखकर ध्रुव के कदम वहीं रुक गए, क्योंकि अंगूठी में से विदुर ने ध्रुव को वो काला पत्थर खरीदने का इशारा किया था। ध्रुव ने उस पत्थर को उठाया और उसे गौर से देखने लगा। जब इरा ने ये देखा तो उसने ध्रुव से पूछा, क्या तुम इस चमकदार पत्थर के बारे में कुछ जानते हो? ध्रुव अभी भी गौर से उस चमकदार पत्थर को देख रहा था। उसने इरा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। तो क्या हम ये खरीदने वाले हैं? हाँ, हम ये खरीदने वाले हैं। ओफो ध्रुव, जब तुम इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हो तो फिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो? पता नहीं, बस मेरा मन कह रहा है कि मुझे ये खरीदना चाहिए। उस चमकदार पत्थर को गौर से देखते हुए ध्रुव ने मन ही मन कहा, अब होगी मेरी असली ट्रेनिंग शुरू। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
इरा को नहीं समझ आया कि ध्रुव उस काले चमकदार पत्थर को क्यों खरीदना चाहता था। बाजार में घूमकर थक चुकी इरा ने कहा, ध्रुव, अगर अब तुम्हारी खरीदारी पूरी हो गई हो तो क्या हम घर चलें? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए इरा की तरफ देखा और हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया। ध्रुव मन ही मन खुद से कहने लगा, आखिरकार अब वो दिन करीब है जब मैं अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस हासिल कर पाऊंगा। लेकिन हकीकत तो ये थी कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ ही देर में ध्रुव और इरा शौर्य महल पहुंच गए। इरा के अपने कमरे में जाने के बाद ध्रुव सबसे ऊपर बने अपने कमरे में चला गया। उसने दरवाजा बंद करके अपनी अंगूठी की तरफ देखते हुए जोश के साथ कहा, आचार्य, देखो, मैं वो सब कुछ लेकर आ गया जो आपने मुझसे लाने को कहा था। ध्रुव के इतना कहते ही उसकी अंगूठी में से एक सफेद रंग की रोशनी तेजी से बाहर निकली, जिसके झटके से ध्रुव जमीन पर जा गिरा। अपने आप को संभालते हुए खड़े होकर उसने कहा, हर बार इस तरह से आना जरूरी है क्या? मुझे कुछ हो जाता तो? ध्रुव की इस बात पर विदुर ने हंसकर उसके इर्द गिर्द घूमते हुए कहा, अब जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इस पर ध्रुव ने थोड़ा बेरुखी से कहा, हाँ हाँ ठीक है, वो तो देख ही रहा हूं। पहले तो खुद ही मुझे चोट पहुंचाते हो और फिर खुद ही कहते हो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर अगले ही पल ध्रुव ने अपने बेड के सामने रखी टेबल पर सारा सामान रख दिया और पूरे जोश में कहा, ये देखो, आपने जो जो सामान लाने को बोला था मैं वो सब कुछ लेकर आ गया हूँ। अब आप जल्दी से मेरी ट्रेनिंग शुरू कीजिए। अच्छा लग रहा है तुम्हारा ये जोश देखकर, मुझे सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। अगले ही पल विदुर ने ध्रुव को ऑर्डर देते हुए कहा, जाओ, जल्दी से एक बड़े से बर्तन में गर्म पानी लेकर आओ। आचार्य के मुंह से ये सुनकर ध्रुव को थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन वो उनकी बात मानते हुए कुछ ही देर में एक बड़े से बर्तन में गर्म पानी लेकर आ गया। विदुर ने बाजार से लाए हुए सामान में से कुछ जड़ी बूटियों को उस गर्म पानी में डाल दिया। उन जड़ी बूटियों के पानी में घुलने से धीरे धीरे पानी का रंग बदलने लगा और तभी अचानक विदुर ने चुटकी बजाई। उनके चुटकी बजाते ही ध्रुव के कमरे में उसके बेड और उसके टेबल के बीच एक कालीन ने जगह ली। उस कालीन पर विदुर ध्यान की मुद्रा में बैठ गए और उन्होंने ध्रुव से कहा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? आकर मेरे सामने बैठ जाओ। आचार्य की बात मानते हुए ध्रुव उनके ठीक सामने कालीन पर बैठ गया और ध्यान से विदुर को देखने लगा। देखते ही देखते ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए विदुर की हथेलियों से आग की लपटें निकलने लगी। अगले ही पल विदुर ने अपने दूसरे हाथ की हथेली को उस आग वाली हथेली के ऊपर रखा। ऐसा करने से वो आग बुझ गई। ये सब देखकर ध्रुव का चेहरा खिल उठा। तब विदुर ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, अगली बारी तुम्हारी। ये एक बहुत ही साधारण सी टेक्निक है। इसके जरिए मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे शरीर में ताकत कितनी है। अपना पूरा ध्यान हथेली पर केंद्रित करते हुए जैसा मैं कर रहा हूं वैसा करो। विदुर की इस बात पर ध्रुव भी ध्यान मुद्रा में बैठ गया। अपनी आंख बंद करते हुए ध्रुव ने वैसा ही किया जैसा विदुर ने कहा और देखते ही देखते उसकी हथेली पर आग जलने लगी। आग की लपटें बढ़ने लगी। तब विदुर ने कहा, अपना पूरा ध्यान हथेली पर केंद्रित करो और फिर दूसरे हाथ की हथेली से इस आग को काबू में करने की कोशिश करो। जैसा विदुर ने कहा, ध्रुव वैसा ही करने की कोशिश कर रहा था। देखते ही देखते उसकी हथेली से आग की लपटें और बढ़ने लगी। ध्रुव अब इस आग को संभाल नहीं पा रहा था। तब विदुर ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को ध्रुव की हथेली पर रखा और उन आग की लपटों को ठंडा किया। अगले ही पल विदुर ने ध्रुव से पूछा, तुम ठीक तो हो ध्रुव? ध्रुव ने कहा, हाँ मैं ठीक हूं। तब विदुर ने आगे कहा, मैंने सोचा था कि तुम इसमें असफल रहोगे। मुझे तो लगा था कि तुम आग को भी जगा नहीं पाओगे, हालांकि तुम उसे ठंडा नहीं कर पाए। फिर भी तुमने अच्छी कोशिश की। अगले ही पल विदुर ने देखा कि ध्रुव उसे बैठे बैठे लहराते हुए नजर आने लगा था। जैसे ही विदुर ने ध्रुव को संभालने की कोशिश की, उसने उल्टियां करना शुरू कर दिया। ये देखकर विदुर घबरा गए, क्योंकि ध्रुव कोई साधारण उल्टी नहीं बल्कि खून की उल्टियां कर रहा था। विदुर उसे संभालने की कोशिश कर ही रहे थे कि ध्रुव बेहोश होकर कालीन पर गिर पड़ा। विदुर ने चीखते हुए कहा, ध्रुव, अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो ध्रुव।
ये तो सिर्फ तुम्हारे शरीर की ताकत को देखने के लिए एक छोटा सा प्रयास था। ऐसा कैसे हो सकता है? ध्रुव की फिक्र करते हुए आचार्य विदुर ने उसके शरीर के सामने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने दोनों हाथों को खोल दिया, जिसमें से सफेद रंग का धुआं निकला। उस धुएं ने ध्रुव के पूरे शरीर को ढक लिया और देखते ही देखते ध्रुव की दोनों आंखें बंद हो गईं और वो गहरी नींद में चला गया। तब विदुर ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए खुद से कहा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है ध्रुव, बहुत ही अच्छी। खुद से इतना कहने के बाद विदुर ने ध्रुव को कालीन पर सुला दिया और अपनी शक्तियों से ध्रुव की शक्तियों को बढ़ाते हुए कहा, अब से मेरा भविष्य भी तुम पर ही निर्भर है। कल से तुम्हारी जिंदगी के एक नए दिन की शुरुआत होगी। अगली सुबह जब ध्रुव की नींद खुली तो उसे अपने शरीर में एक अजीब सा बदलाव नजर आया। उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि कल की ट्रेनिंग के दौरान वो उल्टी करते हुए बेहोश होकर गिर पड़ा था। कुछ देर के बाद ध्रुव का ध्यान हरे रंग से भरे हुए पानी के जार पर गया। उस जार को देखकर उसने अपने आप से कहा, अरे ये तो शायद वही है जो कल आचार्य गर्म पानी से बना रहे थे। कहीं ये अमृत धारा तो नहीं जिसके बारे में आचार्य ने मुझे बताया था। इतना कहकर ध्रुव उस हरे पानी के जार के पास पहुंचा और उसे गौर से देखने लगा। तभी अचानक उसकी अंगूठी में से एक आवाज आई, हाँ, तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो ध्रुव, ये वही अमृत धारा है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। और अगले ही पल विदुर ध्रुव की अंगूठी से बाहर आ गए और कहने लगे, तुम फिलहाल उससे दूर रहो और मैंने जो तुम्हें कुछ चीजें सिखाई थी उन्हें दोहराते रहो। और हाँ, कल मैं तुम्हें चमकीले काले पत्थर के बारे में कुछ चीजें बताना भूल गया था, उसे ध्यान से सुनो। विदुर के इतना कहते ही ध्रुव ध्यान से उसकी बातों को सुनने लगा। ये चमकीला पत्थर मार्कस के किसी योद्धा का लगता है। इस पत्थर में क्लास 2 टेक्निक छिपी है जिसका नाम है वैक्यूम हैंड। हालांकि इसका लेवल जो है वो लो है। चमकीले पत्थर की यह खासियत सुनकर ध्रुव बहुत खुश हो गया। उसने जोश में आकर कहा, क्या बात है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी योद्धा की वैक्यूम हैंड टेक्निक मेरे हाथ लगेगी। आप मुझे कब इसकी शक्तियों का इस्तेमाल करना सिखाएंगे? ध्रुव को इतना खुश देखकर विदुर ने कहा, अरे रुको जरा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। विदुर के इतना कहने पर ध्रुव चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए विदुर ने कहा, तुम इस वैक्यूम हैंड टेक्निक का इस्तेमाल तभी कर सकते हो जब तुम्हारी शक्ति का सितारा सामने वाले की शक्ति के सितारे से ज्यादा हो। यह बात सुनकर ध्रुव थोड़ा सोच में डूब गया। तभी विदुर ने उसे वैक्यूम हैंड टेक्निक के बारे में एक और हैरान कर देने वाली बात बताई। और सबसे खास बात, पहले तुम्हें अपनी शक्ति को अगले सितारे तक ले जाना पड़ेगा, तभी तुम इस पत्थर में छुपी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। यह सुनकर ध्रुव हैरानी में पड़ गया। उसे हैरान देखकर विदुर ने कहा, अगर तुम इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो कड़ी मेहनत करना शुरू कर दो, तभी तुम इसका इस्तेमाल कर पाओगे, वरना भूल जाओ कि कभी तुम्हारे हाथ मार्कस के किसी योद्धा की टेक्निक आई थी। विदुर की इस बात पर ध्रुव एकदम से जोश में आकर कहने लगा, आचार्य, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? आपको क्या लगता है कि मैं मेहनत करने से डरता हूं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस तुम्हें बताना चाहता हूं, इस चमकीले पत्थर में जो टेक्निक छिपी हुई है, तुम उसका इतनी आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें अपनी शक्तियों को बढ़ाना होगा। अपने आचार्य की इस बात को सुनकर ध्रुव थोड़ा शांत हुआ। तब विदुर ने उसे एक अच्छी खबर देते हुए कहा, क्या तुम्हें अपने आप में कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं? विदुर के ये सवाल पूछते ही ध्रुव को एहसास हुआ कि शायद कल की ट्रेनिंग के बाद वो अपनी शक्तियों में एक सितारा आगे बढ़ चुका था। अब उसकी शक्तियां तीसरे सितारे से चौथे सितारे पर आ चुकी थीं। लेकिन ये सिर्फ उसका एक अंदाजा था। ध्रुव अपनी बढ़ी हुई शक्ति को अच्छे से महसूस कर रहा था। वो इस बात की खुशी मनाता उससे पहले ही विदुर ने उसकी मुश्किलें बढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, मैंने जो अमृत धारा बनाई है वो ज्यादा महीनों तक नहीं चल पाएगी। तुम एक बार फिर से बाजार जाने की तैयारी कर लो। अपने आचार्य की इस बात को सुनकर ध्रुव पूरी तरह से हैरान हो गया। उसने हैरानी के साथ कहा, लेकिन अभी तक तो आपने इसका इस्तेमाल करना भी नहीं सिखाया और आप कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगी। क्या मुझे फिर से इन जड़ी बूटियों को खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम करना होगा? ध्रुव की इस बात का तुरंत जवाब देते हुए विदुर ने कहा,
समय आने पर तुम्हें अमृतधारा की सारी खूबियां पता चल जाएंगी। फिलहाल तुम फिर से पैसों का इंतजाम करने के बारे में सोचो। लेकिन मैं फिर से इतने सारे पैसों का इंतजाम कहां से करूंगा? तब विदुर ने उसे इस परेशानी का हल बताते हुए कहा, तुम चाहो तो अपने बाबा से इसके लिए पैसे ले सकते हो। विदुर की इस बात पर ध्रुव ने परेशान होते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं अपने बाबा को अपनी किसी मुसीबत के बारे में नहीं बताना चाहता। मेरी वजह से वो पहले से ही परेशान रहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम अपने पिता से किसी तरह की मदद नहीं लेना चाहते हो तो एक बार फिर से इरा से मदद ले लो। विदुर की इस बात पर ध्रुव ने चिढ़ते हुए कहा, आचार्य, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अभी तक मैंने इरा को पहले के 1000 सोने के सिक्के ही नहीं लौटाए हैं और आप हैं कि एक बार फिर से उससे मदद लेने की बात कर रहे हैं। इस पर विदुर ने बेपरवाह होते हुए कहा, देखो, वो तुम्हें देखना है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूं। तुम जो तीसरे सितारे से चौथे सितारे पर पहुंचे हो, ये इस अमृत धारा का ही करिश्मा है। जब तुम ट्रेनिंग के बाद बेहोश हो गए थे तो अमृत धारा के पानी में लेट कर ही तुम्हारा शरीर फिर से ठीक हुआ है। अमृत धारा की यह खासियत सुनकर ध्रुव पूरी तरह से हैरान रह गया था। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ने लगी। वो अमृत धारा के बारे में कुछ पूछता उससे पहले ही विदुर ने कहा, फिलहाल तुम्हें इसके लिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम बस इतना समझ लो कि अगर तुम्हें अपनी शक्तियों को अगले सितारे तक ले जाना है तो तुम्हें बाजार से उन चीजों को फिर से खरीदना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हें कई सोने के सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। ये बात सुनकर ध्रुव ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, ठीक है, मुझे बार बार एक ही बात मत बताओ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। इतना कहते हुए ध्रुव अपने कमरे से बाहर निकल गया और इस परेशानी के हल के बारे में सोचने लगा। दूसरी ओर विदुर फिर से ध्रुव की अंगूठी में जाकर बैठ गया। शौर्य महल से बाहर निकलते ही ध्रुव को शौर्य दल के ट्रेनिंग ग्राउंड से कुछ आवाजें आने लगी। उन आवाजों से उसे समझ आ गया कि वहां पर 2 योद्धाओं के बीच प्रैक्टिस चल रही थी। ध्रुव ने बिना देर किए अपने कदमों को ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर बढ़ा लिया। कुछ ही देर में वो ट्रेनिंग ग्राउंड के बड़े से दरवाजे पर पहुंच गया और अपनी आंखों के सामने का नजारा देखकर उसने कहा, ओहो, तो ये बात है, आज इरा सनी को मजा चखा रही है। ट्रेनिंग ग्राउंड मेसोडोरिया शहर के लोगों से खचाखच भरा हुआ था। इस वक्त सनी और इरा के बीच तगड़ा मुकाबला चल रहा था। सनी ध्रुव का बहुत दूर का भाई था। सनी और ध्रुव में ज्यादा बनती भी नहीं थी। सभी लोग तालियां बजाकर सनी और इरा का हौसला बढ़ा रहे थे। वो दोनों हवा में उड़ते हुए एक दूसरे के वार पर पलटवार कर रहे थे। इसी बीच सनी ने इरा के मुंह पर मुक्के से जोरदार वार किया, लेकिन इरा ने अपने चेहरे को बचाते हुए सीधे सनी के पैर पर पलटवार किया। इस वार से सनी जमीन पर जा गिरा और उसके मुंह पर धूल का गुबार नजर आने लगा। तब इरा ने उससे कहा, क्यों, कैसी रही? जमीन पर पड़े सनी से इतना कहते हुए जैसे ही इरा ने सामने देखा तो उसे ध्रुव नजर आया। वो ध्रुव के पास पहुंच गई और उसे गले लगाने लगी। ध्रुव के शरीर को देखकर उसे बहुत ही जल्द इस बात का अंदाजा हो गया कि उसके शरीर में जो बदलाव नजर आ रहे हैं वो शक्ति के चौथे सितारे के हैं। तब इरा ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुव, तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुमने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया है। इरा के इतना कहते ही ध्रुव ने अपने आप को देखना शुरू किया। तभी इरा ने आगे कहा, तुम्हें मुझसे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी शक्ति का एक सितारा बढ़ा लिया है। ध्रुव और इरा आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उनके पीछे कोई आकर खड़ा हो गया। उसने उन दोनों से कुछ ऐसी बात कही जिसे सुनकर ध्रुव के चेहरे का रंग बदलने लगा और उसकी आंखों में खून उतर आया। आगे की कहानी जानने के लिए ध्रुव का ध्यान इरा की बातों से हटकर उस शख्स पर गया। अपने सामने खड़े उस शख्स को देखकर ध्रुव के चेहरे का रंग बदलने लगा और उसकी आंखों में खून उतर आया। उस शख्स ने अपने दोनों हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे और अपने लंबे बालों की पूनी बना रखी थी। ये वो शख्स था जो ध्रुव का दूर का भाई होने के साथ साथ ध्रुव की शक्तियां कम होने पर
उसका हमेशा ही मजाक उड़ाता था। ये सनी ही था जो इरा के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। आज जब ध्रुव अपनी शक्तियों में तीसरे सितारे से चौथे सितारे पर पहुंच गया था, तो वो सनी से मुकाबले के बारे में सोचने लगा। तभी ध्रुव को अपनी अंगूठी में से विदुर की आवाज सुनाई दी। रुको, मैं जानता हूं कि तुम उसे पसंद नहीं करते, लेकिन इस वक्त तुम्हें उससे उलझने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी वो शक्ति का 7वां सितारा भी पार कर चुका है और तुम अभी सिर्फ तीसरे सितारे से आगे बढ़े हो। तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अभी सनी से दूर रहो। ध्रुव आचार्य विदुर की बातें सुन ही रहा था कि तब तक सनी उसके और नजदीक आकर खड़ा हो गया। तब ध्रुव के पास में ही खड़ी इरा ने सनी से कहा, तुम्हारी प्रैक्टिस मेरे साथ चल रही है सनी, ना कि ध्रुव के साथ। तो बेहतर होगा कि तुम उससे दूर ही रहो। इतना कहते हुए इरा ने अपने दोनों हाथों को फैलाया और हवा में उड़कर सनी को पीछे धकेलने लगी। सनी भी इरा का सामना करते हुए हवा में पीछे जाने लगा। अगले ही पल दोनों मैदान के बीच में आ गए और एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। उन दोनों को ऐसे मुकाबला करता देख ध्रुव को इरा की फिक्र होने लगी। तभी अंगूठी में से विदुर ने कहा, तुम इरा की फिक्र मत करो, क्योंकि इस पूरे मैदान में एक अकेली वो ही है जो कि शक्ति के 8वें सितारे को पार कर चुकी है और 9वें सितारे पर है। उस दिन मैकी से उसने मुकाबला इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जड़ी बूटियों को सुरक्षित रखना चाहती थी। ध्रुव ने कहा, मुझे मालूम है। फिर विदुर ने ध्रुव को देखते हुए पूछा, तो फिर इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अच्छा, अब समझा। अमृत धारा के लिए पैसों का इंतजाम जो करना है, इसलिए परेशान हो। लेकिन तुम तो अपने बाबा की मदद भी नहीं लेना चाहते, इरा की मदद भी नहीं लेना चाहते, तो कैसे करोगे इंतजाम? ध्रुव इस वक्त विदुर की बात जरूर सुन रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान मुकाबले पर था। उधर विदुर अब फिक्र करते हुए दोबारा पूछने लगा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। लेकिन ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। उधर मुकाबले में सनी ने तेजी से 10 से 12 कदमों को आगे बढ़ाते हुए इरा को पैर पीछे लेने पर मजबूर कर दिया। तब इरा ने बड़ी सूझबूझ के साथ अपने आप को संभालते हुए खुद को थोड़ा एक तरफ झुकाया, जिससे सनी औंधे मुंह जमीन पर जा गिरा। इरा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्यों, आया मजा? और कोशिश करनी है? उधर विदुर की छटपटाहट से ध्रुव का अपनी अंगूठी पर ध्यान गया। विदुर ने दोबारा ध्रुव से पूछा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं कि तुम पैसों का इंतजाम कैसे करोगे? तब ध्रुव ने एक सटीक जवाब देते हुए कहा, पैसों का इंतजाम करने के लिए मेरे दिमाग में एक तरकीब है। ध्रुव की इस बात पर खुश होते हुए विदुर ने तुरंत पूछा, तो फिर मुझे भी बताओ कि तुम्हारे इस खुराफाती दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? ध्रुव ने कहा, बताता हूं। पहले हम कहीं अच्छी जगह जाकर बैठते हैं और फिर इस मुकाबले को देखते हुए इस बारे में बात करते हैं। इतना कहते हुए ध्रुव मैदान में चल रहे मुकाबले के चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाने लगा। तभी उसे वहां ऊंचाई पर कुछ खाली सीटें नजर आईं। इसके बाद वो साइड से होते हुए उस ओर जाने के लिए आगे बढ़ा। वहीं लोगों की भीड़ में कुछ 4-5 लड़कियों में से एक लड़की ने दूसरी लड़की से कहा, हे काव्या, वो देखो कौन आ रहा है। उसके इतना कहते ही काव्या ने ध्रुव की ओर नजरें घुमाई। उसी वक्त इरा ने भी सनी से मुकाबला करते करते ये देख लिया कि काव्या ध्रुव को देख रही थी। काव्या वो लड़की थी जिसने ध्रुव की शक्तियों का सितारा गिरने पर उससे दूरी बना ली थी, लेकिन आज ध्रुव की शक्तियां बढ़ने से वो कुछ अलग ही नजर आ रही थी और इसी वजह से काव्या उससे बात करना चाह रही थी। काव्या ने ध्रुव को अपनी ओर आते हुए देखकर खुद से कहा, माना कि मैंने ध्रुव से कई दिनों से बात नहीं की है, लेकिन हो सकता है वो मुझसे नाराज ही ना हो सकता है वो मुझे अभी भी पसंद करता हो। एक बार तो बात करनी ही चाहिए। यही सोचकर काव्या ने जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए, उसकी दोस्त मिनी ने उसे टोकते हुए कहा, काव्या, तुम्हारे चेहरे का रंग देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम ध्रुव से बात करना चाहती हो? अपनी दोस्त की इस बात पर काव्या ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, वो तो मैं बस वो दिख गया यहाँ तो सोचा बात कर लूं। लेकिन क्या वो तुझसे बात करेगा? इस बात पर काव्या ने उसे अपने तेवर में कहा, वो मुझसे बात क्यों नहीं करेगा? ओहो, तुम तो ऐसे भूली बन रही हो जैसे तुम भूल ही गई कि तुमने उसे किस तरह से नजरअंदाज किया था। मुझे नहीं लगता कि वो अब तुमसे बात करना चाहेगा।
तब काव्या ने उसकी बातों को दरकिनार करते हुए अपने उसी तेवर में कहा, ऐसी बात है तो फिर देख लेते हैं। काव्या की इस बात का जवाब देते हुए उसकी दोस्त ने तुरंत कहा, हाँ ठीक है, देखते हैं। काव्या और उसकी दोस्त मिनी आपस में बात कर ही रहे थे कि तब तक ध्रुव मुकाबले को देखते हुए उनके नजदीक आ गया। मौका मिलते ही काव्या ने अपना एक हाथ उसकी ओर करते हुए उसे पुकारा, ध्रुव, हे ध्रुव। लेकिन ध्रुव इस तरह से आगे बढ़ रहा था जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो, और ये देखकर काव्या की दोस्त मिनी और वहां बैठी दूसरी लड़कियां उस पर हंसने लगी। उन सभी के हंसते हुए चेहरों की तरफ जैसे ही काव्या ने गुस्से से पलट कर देखा तो सबने हंसना बंद कर दिया। तब तक ध्रुव उसके बहुत ही पास तक जा चुका था। ये देख काव्या ने चिल्लाते हुए कहा, ध्रुव, हे ध्रुव, सुनो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ध्रुव। इस बार काव्या की आवाज ध्रुव ने सुन ली और उसकी नजरें काव्या से जा मिली, जिसे देखकर काव्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इस बात पर इतराने के लिए काव्या ने जब मुड़कर अपनी सहेलियों की तरफ देखा तो अब सबकी हंसी बंद हो चुकी थी। लेकिन जब काव्या ने पलटकर ध्रुव की ओर देखा तो वो उसके करीब से जा चुका था। जिस तरह से ध्रुव ने काव्या को नजरअंदाज किया वो पूरी तरह से दंग रह गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही ध्रुव है जो कभी उसके एक इशारे पर रुक जाया करता था। इतना कुछ होने के बाद काव्या ने गुस्से से जमीन पर पैर पटकते हुए कहा, इसे तो मैं बाद में देख लूंगी। मैंने आगे बढ़कर इससे थोड़ी सी बात करना क्या चाहा, पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगा। इतना कहकर काव्या वापस अपनी जगह पर बैठ गई। ध्रुव को भी वो जगह मिल गई जो वो ढूंढ रहा था और वो वहां जाकर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ मैदान में सनी के हमलों से अपने आप को बचाते वक्त इरा की नजर ध्रुव पर भी थी, जो ये देख चुकी थी कि ध्रुव ने किस तरह से काव्या को नजरअंदाज किया था। इरा के चेहरे की मुस्कान ये साफ जाहिर कर रही थी कि वो ध्रुव के इस फैसले से काफी खुश थी। इसी बीच सनी इरा के पीछे वार करने के लिए जैसे ही तेजी से आगे बढ़ा, ध्रुव ने ये देख चिल्लाते हुए कहा, इरा, जरा संभल कर। ध्रुव के चेहरे के हाव भाव को देखकर इरा समझ चुकी थी कि उसके ठीक पीछे सनी हमला करने ही वाला था। तब उसने अपनी पलकों को झपकाया और पलक झपकते ही वो किसी तितली की तरह अपनी जगह से खिसक गई। सनी अपने आप को संभालने में नाकामयाब होकर नीचे जमीन पर जा गिरा, जिससे धूल का गुबार उसके चेहरे पर आ गया। तब इरा हवा में उड़ते हुए उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, एक ही मुकाबले में कितनी बार जमीन पर गिरोगे? इस तरह तो तुम अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाओगे सनी? इरा की इस बात को सुनकर सनी को गुस्सा आ गया। वो जमीन से उठकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। ये देख इरा ने अपने हाथ से उसके सीने पर वार किया। इरा के इस वार से सनी उड़ते हुए मैदान से बाहर जा गिरा। इरा के इस जोरदार हमले से सनी चारों खाने चित हो गया और ये मुकाबला इरा जीत गई। इस मुकाबले को देख रहे सभी लोग तालियां बजाकर इरा को जीत की बधाई दे रहे थे। इरा भी अपने साथ इस जीत की खुशी को समेटते हुए ध्रुव के पास जाकर बैठ गई। उधर सनी मुकाबला हारने के बाद इरा और ध्रुव को साथ देखकर और गुस्सा हो गया। उसने अपने आप से कहा, ध्रुव, कब तक खैर मनाएगा तू? एक बार मुकाबला करने के लिए मेरे सामने मैदान में उतर, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ, फिर चाहे वो प्रैक्टिस ही क्यों ना हो। खुद से ये बात करते हुए सनी अपने लोगों के साथ जाकर बैठ गया। वहीं मैदान में प्रैक्टिस के लिए फिर से शौर्य दल के दो योद्धा मुकाबला करने की प्रैक्टिस करने के लिए उतर गए। इधर जैसे ही सनी अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठा, उसने देखा कि उसके साथ के सभी लोग इस वक्त इरा और ध्रुव को ही देख रहे थे, जो कि हंस हंस कर आपस में बात कर रहे थे। उन दोनों को इस तरह से हंसते हुए देखकर सनी से रहा नहीं गया। उसने गुस्से में खड़े होकर खुद से कहा, ये दोनों शायद मुझ पर हंस रहे हैं। इस ध्रुव को तो अभी ही देखना पड़ेगा। सनी ने जैसे ही अपने कदमों को आगे बढ़ाया, वहीं पर बैठे हुए उसके साथियों में से किसी ने उसे टोकते हुए कहा, जरा ध्यान से सनी, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में तुम ध्रुव के साथ साथ इरा को भी कुछ बुरा भला कह दो। अगर ऐसा गलती से भी हो गया तो तुम्हारे दिल में उसे पाने की जो हसरत है वो अधूरी रह जाएगी। अपने दोस्त से इतना सुनने के बाद सनी ने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और एक गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ गया। सनी इरा और ध्रुव दोनों के पास पहुंच चुका था। वो दोनों अभी भी उसी तरह से हंसते हुए बात कर रहे थे।
सनी ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, अरे ध्रुव, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम? क्या तुम यहाँ किसी के साथ मुकाबले की प्रैक्टिस करने आए हो? इरा जानती थी कि दोनों की आपस में नहीं बनती थी और इस वक्त सनी ध्रुव का मजाक उड़ाने आया था। सनी की इस बात पर इरा ने ध्रुव की तरफदारी करते हुए कहा, सनी, तुम शायद भूल रहे हो कि जिस तरह से तुम शौर्य दल का हिस्सा हो, ठीक उसी तरह से ध्रुव भी शौर्य दल का हिस्सा है। वो कभी भी मुकाबले की प्रैक्टिस देखने के लिए यहाँ आ सकता है। इरा की बात पर सनी ने कहा, लेकिन इस तरह से मुकाबले की सिर्फ प्रैक्टिस देखने से तो काम नहीं बनेगा ना। अगर ध्रुव को हमारे दल का नाम रोशन करना है तो उसे किसी ना किसी से मुकाबला करने के लिए मैदान में तो उतरना चाहिए। क्यों ध्रुव? ठीक कहा ना मैंने? ध्रुव इस बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही इरा ने तुरंत कहा, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे अभी कुछ देर पहले तुमने जो हमारे दल का नाम रोशन किया वो काफी था। इरा के इतना कहते ही एक बार फिर से वो ध्रुव के साथ हंसने लगी। ये देखकर सनी ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, वो तो वक्त वक्त की बात है। मुकाबले में एक जीतता है तो दूसरा हारता है, ये तो होता ही है, लेकिन असली योद्धा वही होता है जो मैदान में उतरता है। तब इरा ने कहा, तुम ध्रुव की चिंता मत करो सनी, और वैसे भी तुमने ही तो कहा ना कि वक्त वक्त की बात है, तो वक्त आने पर एक दिन ध्रुव से तुम्हारा सामना जरूर होगा। इरा की इस बात को सुनकर सनी के शैतानी दिमाग में एक तरकीब आई और उसने अपना दाव खीलते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मुझे ध्रुव को देखकर ऐसा नहीं लगता कि कभी ऐसा वक्त आएगा जब ध्रुव मेरा मुकाबला कर पाए। इस पर इरा ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखते हुए उस पर भरोसा दिखाया और सख्ती से सनी को जवाब दिया, आएगा, जरूर आएगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए सनी ने तुरंत ही कहा, ठीक है इरा, अगर ऐसी बात है तो फिर हम आज ही वो दिन तय कर लेते हैं जब ध्रुव मेरे साथ मैदान में मुकाबला करने के लिए उतरेगा। सनी के इतना कहते ही इरा थोड़ा हड़बड़ाने लगी। उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा, जिसे देखते हुए सनी ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? कहीं तुम डर तो नहीं गई ये सोचकर कि अगर ध्रुव मेरा मुकाबला करेगा तो कहीं उसको कुछ हो गया तो? अपने खिलाफ इतनी बातें सुनकर अब ध्रुव का खून खौलने लगा था। उसे अंगूठी में बंद विदुर और बाहर उसके साथ बैठी इरा दोनों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव के इरादे अब कुछ और ही नजर आ रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को कुछ भी कहने से रोक रहा था। अगले ही पल ध्रुव सीढ़ियों से नीचे उतरने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सनी ने उसे उकसाते हुए कहा, मैदान से बाहर जाने से क्या होगा ध्रुव? अगर बाहर ही जाना है तो तुम इस मैसेडोनिया शहर से ही बाहर क्यों नहीं चले जाते? अब वहां मौजूद लोगों का ध्यान मैदान में चल रहे मुकाबलों की प्रैक्टिस से ज्यादा सनी और ध्रुव पर था। इतना सुनने के बाद ध्रुव ने अपने कदमों को रोका और फिर कुछ सोचने के बाद एक बार फिर से अपने कदमों को आगे बढ़ाया, लेकिन तभी सनी ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, चलो ठीक है ध्रुव, हम ऐसा करते हैं कि 1 साल बाद होने वाली यूथ सेरेमनी के वक्त हम दोनों के बीच एक फाइट तय करते हैं। बोलो, क्या तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो? सनी के इतना कहने के बाद अब सभी का ध्यान ध्रुव पर था। इस बार सनी ने सीधे सीधे ध्रुव को उससे मुकाबला करने के लिए ललकारा था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मैं 5-6 साल से मैं इधर उधर भटक रहा था। मैं सरकारी जॉब के चक्कर में था, बट हमको सरकारी जॉब नहीं मिली। भैया ने महिंद्रा ऑटो देखा और फिर हमने भी देखा। महिंद्रा ई ऑटो हमको बहुत समझ में आया। हमने पिछले 8 महीने में 32,000 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं। 100 रुपया खर्चे में 2 टाइम चार्ज करते हैं, हम 2 बार चार्ज करते हैं। 2 चार्ज में 250 किलोमीटर प्लस गाड़ी चलती है और 100 रुपये में मेरा खर्चा निपट जाता है, इसका फाइनल हो जाता है। गाड़ी मेरी बिजली का बिल और किस्त निकाल के 30-35 हज़ार मंथली मेरा बच जाता है। और सीएनजी ऑटो रहता है, उसमें गियर लगाना पड़ता है, इसलिए वो उसका स्पीड जल्दी नहीं बन पाता है। और महिंद्रा ट्रियो है, इसमें ऑटोमेटिक ये गाड़ी है,
महिंद्रा ट्रियो से हम पैसा जो कमाते हैं वो अपने घर पे भेजते हैं। घर के लोग हमारे खुश हैं तो उसी में हम भी खुश हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास महिंद्रा ट्रियो की पूरी फ्लीट हो।